नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झांसी महानगर के तत्वावधान में विभीषिका के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल की संघर्ष गाथा पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें 25 जून 1975 में लगा आपातकाल के प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहे उस काले दिनों में जेल भी गए राम सेवक अर्जरिया ने पूरा वृतांत को सुनाया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने संविधान की हत्या कर लाखों लोगों को दर्द, तड़प और चीख की ओर धकेला ही नहीं, बल्कि उन मासूम लोगों की हत्या भी की और 21 महीने तक आपातकाल घोषित कर दिया। अतिथि के रूप में सुधीर सिंह गौड़ ने कहा, आपातकाल की संघर्ष गाथा आज की युवा तरुणाई के लिए भारत विरोधियों को कठोर जवाब देने हेतु एक संदेश है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश सर ने एवं हर्ष जैन ने भी संबोधित किया। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री शिवाराजे बुंदेला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनेंद्र सिंह गौर, जिला संगठन मंत्री झांसी पश्चिम आकाश राजपूत, महानगर राष्ट्रीय कला मंच संयोजक अरुणा गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अतिथि समारोह के भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर सिंह जी, हर्ष जैन जी, समारोह में उपस्थित शिवाराजे बुंदेला जी, अरुणा जी, मनेंद्र सिंह गौर जी, आकाश राजपूत जी। 50 साल पुराना है, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके ध्यान में ही नहीं होगा कि इमरजेंसी इस देश में लगाई गई है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना चुनाव हारने के बाद विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए 25 जून को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। घटनाक्रम इस तरह से था कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उनके खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़े थे। राजनारायण चुनाव हार गए, श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी। राजनारायण ने उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जिला प्रशासन का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनका चुनाव रद्द किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनने के बाद, पूरा मुकदमा सुनने के बाद 12 जून 1975 को फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है चुनाव जीतने के लिए, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है चुनाव जीतने के लिए, इसलिए इनका चुनाव रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव रद्द हो गया तो उनको लगा कि हमारी सत्ता जाने वाली है, इसलिए इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि हमारी सत्ता न जाने पाए, इसलिए आपातकाल की घोषणा करना जरूरी हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें इंदिरा गांधी को सरकारी संसाधनों का दोषी पाया और 6 साल तक कोई चुनाव न लड़ने के लिए भी हिदायत दी। उनको ये कल्पना नहीं थी कि हमको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि मेरी सत्ता है, मेरा सब कुछ है। लेकिन हम जगमोहन लाल सिन्हा जो जज थे उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने न्याय का पक्ष रखा और प्रधानमंत्री से भी नहीं डरे। 12 जून 1975 को जब ये फैसला आया तो देश के विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप सत्ता छोड़िए और विपक्षी दलों को मौका दीजिए या चुनाव में जाइए। लेकिन इंदिरा गांधी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और इसके बीच में जब विपक्षी दलों ने उनसे कहा कि भाई आप चुनाव हार गई हैं, अब तो सत्ता से हट जाइए, प्रधानमंत्री पद छोड़िए, तो ये पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया विपक्षी दलों का कि इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ें क्योंकि वो चुनाव हार गई हैं, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन इधर विपक्षी दल के जितने चाहे अटल जी हों, अडवाणी जी हों, चौधरी चरण सिंह हों, ये सारे लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों ने एक कमेटी बनाई, संघर्ष समिति,
जेपी आंदोलन के नाम से। और वो जेपी आंदोलन के नाम से जब समिति बनी तो पूरे देश में लोगों ने प्रदर्शन, धरना शुरू कर दिए, हड़ताल शुरू कर दी कि इंदिरा गांधी अब पद पर नहीं रह सकती हैं, उनको पद से हट जाना चाहिए। इसका इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया कि देश की जनता मेरे खिलाफ हो गई है, देश का नौजवान, देश का छात्र, व्यापारी, वकील, ये सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसलिए हम अब सत्ता में नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो बरकरार रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी बनी रहेंगी। इसके खिलाफ जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने 25 जून को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई पूरे देश के विपक्षी दलों की। उससे घबराकर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब तो मुझे गद्दी से हटना पड़ेगा। तो उन्होंने 25 जून को, लेकिन इस देश का नौजवान अन्याय, अत्याचार से कभी डरने वाला नहीं था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, सारे लोगों ने कहा कि हमारे नेताओं को अगर जेल से नहीं छोड़ा जाता है तो हम सब लोग भारत की जेलें भर देंगे। और हम कह सकते हैं, और आपको गर्व होना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद ने वो चुनौती स्वीकार की और देश भर की जेलें भर दी। भारत माता की जय। उस समय एक चीज चलती थी, 4 लाइन थी कि दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर-दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। और जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा है, तुम नहीं फिर भी उठे तो वासियाना क्या कहेगा। इसको लेकर के देश भर के छात्र, नौजवान सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आए और उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को रिहा करो, देश से आपातकाल हटाओ। इस मांग को लेकर के सारे छात्र, वकील, व्यापारी सभी आंदोलित हो गए। इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया तो उसमें 4 घोषणाएं की। पहला काम किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। अखबारों में वही छपेगा जो हम चाहेंगे। अखबार मालिक, अखबार के संपादक अपनी मर्जी से कोई खबर नहीं छाप सकते और इंदिरा गांधी के विरोध में तो छाप ही नहीं सकते। कांग्रेस शासन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अगर आपने खबर छाप दी तो वो संपादक और पत्रकार जेल के अंदर सवेरे। कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी, कोई न्यायालय नहीं था। मीसा और DIR में सारे नेताओं को बंद कर दिया गया था। दूसरा, बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन चलाया गया। विश्व के इतिहास का रिकॉर्ड टूटा है कि 1 साल की इमरजेंसी में 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई जबरन, और 2000 से ज्यादा लोगों की इलाज में लापरवाही और बेवजह की नसबंदी से मौत हुई है, 2000 लोगों की। जर्मनी के हिटलर ने भी अपने समय में 60,000 लोगों की ही नसबंदी कर पाई थी, लेकिन यहाँ 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। लोग घरों से निकलते नहीं थे। प्रलोभन दिया जाता था कि अगर आपको नौकरी करना है तो नसबंदी करवाना पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। लोगों को घरों से खींच करके, बसों से खींच करके नसबंदी की गई। 17 साल के उम्र के लड़कों से लेकर के 70 साल के वृद्धों तक की नसबंदी की गई। इतना भयावह माहौल था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये आपातकाल था। तीसरा, विपक्षी नेताओं को जो भी विरोध में बोलता था उनको बंद कर दिया जाता था, इसलिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और जो लोग जेलों में बंद थे उनसे मिलने कोई नहीं जाता था। उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, कि ऐसा ना हो कि मेरा संबंध इनसे जोड़ दिया जाए तो कल सवेरे मुझे उठा लिया जाए। बगल में जो बैठा वो LIU का है, CID का है, क्या है, ये अविश्वास पूरे देश के अंदर पैदा कर दिया गया था। और सत्ता दल के इशारे पर पुलिस ने इतना जुल्म ढाया, इतनी बर्बरता की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ, RSS के कार्यकर्ताओं के साथ, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। नवंबर, दिसंबर जैसी सर्दी में सब जो सत्याग्रह करके जेल जाते थे उनको नंगा करके पीटा जाता था, बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया जाता था, नाखून उखाड़े जाते थे,
बाल खींच करके घसीटा जाता था। लाठियां तो इतनी बेइंतहा पड़ती थी कि आज 50 साल होने के बाद भी जब इमरजेंसी की याद आती है तो सारा शरीर सहरने लगता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेस सरकार को और उनकी एलआईयू सीआईडी को यह मालूम था कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जेलें भरने का फैसला किया है। विद्यार्थी परिषद जो फैसला कर लेती है उससे अडिग रहती है, डिगा नहीं सकती, चाहे कितना ही उनके ऊपर जुल्म बर्बरता की जाए। और विद्यार्थी परिषद ने वो साबित कर दिया जेलें भर के कि हम तुम्हारे जुल्मों से, बर्बरता से डरने वाले नहीं हैं। प्रेस सेंसरशिप लगा करके इंदिरा गांधी जी ने कोई भी सच्ची बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती थी। जनसत्ता के संपादक जी ने जिस दिन इमरजेंसी लगी संपादकीय पेज खाली छोड़ दिया तो सवेरे संपादक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 372 पत्रकार जेलों में रहे 19 महीने 21 महीने। 3800 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए। टाइम्स पत्रिका और भारत में उनको तत्काल भारत से बाहर कर दिया गया। सेंसरशिप इतनी जबरदस्त थी कि देश के अंदर यूएनआई, पीटीआई, हिंदुस्तान समाचार भारती, इस सारी न्यूज एजेंसियों का विलय कर दिया गया। कोई न्यूज एजेंसी अपनी मनमर्जी से खबर नहीं छाप सकती है। सेंसरशिप कमेटी बना दी गई और सेंसरशिप कमेटी जब समाचार देख करके कि हाँ ये समाचार छपने लायक है तभी छपने दिया जाता था, अन्यथा कोई समाचार नहीं छप पाता था। लेकिन हम लोग भी कोई हार मानने वाले नहीं थे। हमने सरकार के अखबारों के पैरेलल अपने अखबार चलाना शुरू कर दिए। भूमिगत रह के अंडरग्राउंड रख करके अखबार छापना शुरू किए जनता समाचार के नाम से। और जो गतिविधि विपक्ष के नेताओं की होती थी वो जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। यद्यपि पुलिस, सीआईडी सारे लोग ये पता लगाने के लिए सक्रिय रहते थे कि आखिर ये जनता समाचार कहाँ से छप रहा है, किस प्रेस पे छप रहा है, कैसे लोगों के घरों में पहुंच रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड रह करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वो सारे देश को जगाने का काम किया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष के लिए बधाई के पात्र हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग जब जेल में थे तब ये एक सोचा करते थे कि देश की तरुणाई कहीं कमजोर नहीं है। उस समय भी 4 पंक्तियां चलती थी कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हो, और भरोसा कर लो अपने हाथों पर तो धरती आकाश बदल सकते हो। और 21 महीने बाद जब इमरजेंसी हटी तो इस देश की जनता ने ये दिखा दिया कि इंदिरा गांधी को चारों खाने चित्त कर दिया और वो कांग्रेस आज तक खड़ी नहीं हो पाई। जो कांग्रेस अभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये आरोप लगा रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने तो सबके सामने संविधान को छेड़छाड़ करके आपातकाल लगा दिया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए देश भर के लोगों के, कोई बोल नहीं सकता था। तो इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाई। इसीलिए हम लोगों ने 25 जून को काला दिवस, ब्लैक डे मनाना शुरू किया। और प्रदेश की सरकारों ने आपातकाल के संघर्ष को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया और जो आजादी की दूसरी लड़ाई में सक्रिय रहे उनको सम्मानित किया और लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया। इसलिए वो सरकारें भी बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। दिन की याद में या उससे में हम आज इस सभागार में इकट्ठे हैं, उसके बारे में अभी आदरणीय अध्यक्षा जी ने बहुत विशद रूप से प्रकाश डाला। अभी उनका परिचय कराते समय एक बात शायद आपने सुनी कि वो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे और जेल से ही उन्होंने परीक्षा दी। कल्पना करिए कि कितनी तानाशाह थी वो सरकार जिसे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों से भी सत्ता खोने का खतरा था,
जिसे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों से सत्ता की चुनौती स्वीकार की थी। दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ लोकतंत्र, जिसको आजाद हुए अभी 30 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, उसे व्यवहारिक रूप से उन्हीं बेड़ियों में दोबारा जकड़ने का काम इस देश की सरकार के द्वारा किया गया, स्वदेशी सरकार के द्वारा किया गया, जिनके 150 सालों के संघर्ष के बाद जिन बेड़ियों से इस देश को आजादी मिली थी। अभी आचार्य जी ने प्रेस सेंसरशिप की बात की। इस घटना की पृष्ठभूमि से लेकर के और पूरे 21 महीने के आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के हनन की जो काली कथा लिखी गई, वो दुनिया के किसी भी देश के लोकतंत्र के इतिहास में दुर्लभ है। जिस प्रावधान का इस्तेमाल कर ये इमरजेंसी लगाई गई थी, उसे संविधान में आर्टिकल 352 के में आपातकालीन प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था और उसमें उल्लेखित था कि बाह्य आक्रमण या भारी आंतरिक अशांति जो देश को अस्थिर कर दे, ऐसी घटना के बाद यह आपातकाल लगाया गया। उच्च न्यायालय के एक निर्णय के द्वारा अपनी सदस्यता खोने और उच्चतम न्यायालय से भी राहत न मिलने के बाद रात्रि में 11:20 पर जब इस देश के सर्वोच्च पदधारी माननीय राष्ट्रपति को जगाकर बिना सूचना के जबरदस्ती दस्तखत लिए गए आपातकालीन उद्घोषणा पर, वो क्षण भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला क्षण था। वो क्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उम्मीदों के मरने का क्षण था। वो क्षण इस देश की करुणाई, इस देश की आवाज और इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का क्षण था। लेकिन ये भारत है। हमको नहीं मालूम होगा, हो सकता है कि उससे ज्यादा इसके विषय में आपको मालूम हो। हमारी तरफ से कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारी हो सकता कि करेक्ट न हो, तो आप अपनी जानकारी के साथ हमारी बताई हुई बात को जोड़ते हुए स्वतः उसको करेक्ट करके उसका संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे। ये हमारा निवेदन है। तो हम ये जो विषय अभी जो चर्चा कर रहे थे, किस विद्यार्थी परिषद के संगठन को इस गोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राष्ट्रवादियों को नींद नहीं आती जब तक राष्ट्र की बुराइयों को जनता के सामने लाकर खड़ा न कर दे, तब तक उनका सीना जलता रहता है। उनके पेट में अजीब सी धड़कन मची रहती है, अजीब सी कौंधन मची रहती है कि हाँ, ये बात तो देश के लोगों को जानना चाहिए था। और हम राष्ट्रवादी संगठन हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि इन गलत बातों को जनता के बीच में ले जाके उसका जागृत करने का काम करें। इसलिए समय समय पर तमाम प्रकार के आयोजनों के माध्यम से इस देश की अनेक समस्याओं को जनता के बीच में लाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती रहती है। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके ऊपर देश का भविष्य है, ये आगे बढ़ेंगे। और इन स्मृतियों को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। मैं दो शब्दों का यहाँ पर एक बार पुनः चर्चा करूंगा। हमारे अर्जरिया जी ने भी बहुत विस्तार में इसको बताया, ब्रजेश भाई साहब ने भी बहुत बातों को बताया। किस अनुच्छेद के तहत 352 के तहत इसको लाया गया, 25 तारीख को इसको लागू किया गया, 21 महीने तक यातना हुई, किन किन प्रतिबंधों के साथ में ये समय बीता, तो ये तो हमने किताब में पढ़ा है।
लेकिन इसको जरा हृदय से महसूस करिए कि 17 वर्ष की आयु में जो बालक घर में बैठा हो और परीक्षा की उसकी घड़ी हो और अचानक उसके दरवाजे के घर के पिछवाड़े एक सीढ़ी लगाई जाए और सीढ़ी से तमाम पुलिस वाले चढ़ के और घर के आंगन में उतर के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, तो उसकी पीड़ा कैसे होगी, उसकी परिवार पे क्या बीतती होगी, उसकी क्या मनोभाव रहा होगा कि मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि भारत की संप्रभुता को प्रणाम कर लिया, भारत की संस्कृति, भारत की गलत बातों को करने वालों की गलत बातों का मैंने प्रतिकार कर दिया, लेकिन उसको जेल जाना पड़ा। आपको वो जरा चित्र देखिए, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बेटे, जिनकी माएं, जिनकी पत्नियां उन 21 महीने के कार्यकाल में जिन छोड़ गई, जिनकी मृत्यु हो गई, जो चले गए, लेकिन जेल से उनको उनका अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे ऐसे लोग जो धन अभाव के कारण रोज मजदूरी करते थे और अपने परिवार का पोषण करने का काम करते थे, उन 21 महीने में उनके घर में उनकी पत्नी के पेट में गर्भधारण हुआ, उनके बच्चे को जन्म देने का समय आया, लेकिन उनको उस समय की आतताई सरकार ने उस नवजोत बच्चे का चेहरा देखने को अनुमति नहीं दी। वो स्मरण रहे हमारे दिमाग में, हमारी पीढ़ियों के दिमाग में वो स्मरण रहे। ये काला दिन आया था जब हम जेल में थे, तो उन्होंने अपने बच्चे और बेटियों के नाम, किसी ने आपात रख दिया, किसी ने मीसा रख दिया, किसी ने इमरजेंसी रख दिया, बच्चों के नाम इस आपात के नाम पे उन्होंने रखे। ये तो हमें लगता है अरजरिया जी है, जितने ये बच्चे बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, इनकी आंखें एक झरने का रूप धारण कर लेगी और आपके आंसू रुकेंगे नहीं। ये आत्माएं थी। मैं उन्हीं के कार्यक्रम में मैं था, एक लोकतंत्र सेनानी से कहा गया कि आप अपना संस्मरण बताइए। हमारे अरजरिया जी जानते होंगे, उस समय के एक अधिकारी थे पीएल पुनिया के नाम से। उस समय के उन अधिकारियों ने क्या क्या किया था, उस कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे जो लोग थे, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे, उन्होंने सैनिक के रूप में काम किया था, उनकी मूछें उखाड़ने का काम किया, उनके नाखूनों को उखाड़ने का काम किया, और इन अधिकारियों ने उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मतलब जो कहते हैं ना कि दया करना तो दूर, बिल्कुल सहानुभूति भी उन्होंने इन लोगों के प्रति नहीं दिखाई। उनका ये था कि आप माफी मांग लो, आप शपथ पत्र दे दो, आप घर चले जाओ। लेकिन बाहर है वो लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, अपने परिवार को भी इस पर निछावर होना मंजूर है, लेकिन इस सरकार की आतताई व्यवस्था के खिलाफ मैं किसी प्रकार की माफी नहीं मांगूंगा, और पूरे 21 महीने तक जेल में रह के उनका प्रतिकार कर